मैंने वो वीडियो सब अपलोड कर दिए और ड्राइव में सब अपडेट कर दिया है। ठीक है। कल हम देखा था प्रेडिक्शन और इसके बारे में। देखिएगा यहाँ पे इसमें कि ये हमारा इंटरेस्ट रेट है एक्चुअल, ये प्रिडिक्टेड। तो हमने दोनों को कंपेयर किया, यहाँ सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं जा रहा है। तो हमने देखा इंटरेस्ट रेट जैसे जैसे बढ़ रहा है एक्चुअल का, वैसे वैसे हमारा प्रिडिक्टेड का भी बढ़ रहा है। पॉजिटिव इंक्लाइंड है। ठीक है ना? यस सर। ये तो हमारा जो मॉडल है अच्छा काम कर रहा है ना? ठीक है संगीता जी, समझ में आया? यस। तो ये एक मैंने जीजी प्लॉट टूल से इस तरह का ग्राफ, वही कोरिलेशन प्लॉट है। आप चाहते तो बिना जीजी प्लॉट टू के भी आप सीधा बना सकते हैं। LOT और प्रिडिक्शन जो हमने लिया था पहले, वो वाला लिख लें। आप एक्स एक्सिस पे तो रियल देंगे, तो रियल में LD डॉलर ट्रेंड, LD अंडरस्कोर ट्रेंड डॉलर, आपका जो इंटरेस्ट रेट है ये एक्स एक्सिस पे आ गया। और वाई एक्सिस के लिए अपन वेक्टर ले लेंगे, वही जो बनाया था कल, प्रिडिक्शन अंडरस्कोर ट्रेंड। तो ये ऐसे भी प्लॉट आप बना के चेक कर सकते हैं कि पॉजिटिव आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, जरूरी नहीं जीजी प्लॉट टू कोई फंक्शन है। ओके, ये अपन ने भी बना लिया दूसरा। व्हाट इट, यस जरूरी नहीं अपन जीजी प्लॉट टू ले, है ना? आप अपना ये प्लॉट फंक्शन से भी कर सकते हैं, हर एक देखने के लिए। ये मैं पहले बता चुका हूँ, हेड इन दोनों की पहले डिस्कस कर लिए। अब देखेंगे जो फिट मॉडल बनता है उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। कोएफिशिएंट्स होते हैं, रेसिडुअल्स होते हैं, इफेक्ट्स होते हैं, रैंक होते हैं, फिटेड वैल्यूज होती हैं, असाइन होते हैं, QR होते हैं, DF डॉट रेसिडुअल, एक्स लेवल्स, कॉल टर्म्स मॉडल। तो यदि हम इसमें अलग अलग आप चाहते हैं प्रिंट करना, डॉलर लगाएंगे, कोएफिशिएंट्स आ जाएंगे सब, जो अपन का बीटा 0, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, है ना? फिर आप फिर डॉलर रेसिडुअल्स मतलब y माइनस वाई के आपके पास आ जाएंगे सबके, हर ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ऐसे चीजें आ जाती हैं, तो ज्यादा जरूरी नहीं है। अब क्या होता है कि मॉडल हमने बना लिया, एक्यूरेसी भी ठीक ठाक हो गई, लेकिन मॉडल की समरी एक बार और देखेंगे। तो हमने देखा कि हमारा मॉडल जो है अच्छा फिट है। देखिए सब में स्टार हो रही है, ओवरऑल मॉडल अच्छा है। मल्टीपल जो R स्क्वायर्ड है वो हमारे पास 0.7704 है। एडजस्टेड R स्क्वायर 0.7692 है। तो मॉडल ठीक है, फिर भी हम चाहें कि इस मॉडल को देखें यार, इसको क्या और ट्यून किया जा सकता है, कुछ और इम्प्लीमेंट करके इसमें। तो हम क्या करेंगे कि कुछ फिगर्स हैं जो हम देखना चाहेंगे, है ना? तो
ये देखो हो रहा है, ये तो बनता है फिट। देखिएगा प्लॉट फिट में मैं पहला प्लॉट ले रहा हूँ, विच वन। तो मैं कुछ नहीं करना, मैंने प्लॉट फिट दबा दिया कि कोई भी एक वो ले लूँ, मुझे कोई जरूरत नहीं है कि मैं दूसरे कमांड को लूँ। तो प्लॉट फिट में देखेंगे हिट रिटर्न ऑन सी नेक्स्ट प्लॉट, तो अपन को एंटर करना है। तो हम एक प्लॉट बनेगा, तो इस प्लॉट को समझिए आप। ये जो प्लॉट है रेसिडुअल्स वर्सेस फिटेड, जो रेसिडुअल है y माइनस वाई के, और जो फिटेड वैल्यू है, उनके बीच में एक रिलेशन बता रहा है। फिटेड वैल्यूज क्या है? फिटेड वैल्यूज क्या है? फिक्स्ड वैल्यूज जो हम लोग डिराइव किए, वाई वाई वन वाई के, या। वो फिट सही मिला ना? हाँ। आया संगीता जी समझ में आपको? तो जो प्रिडिक्टेड वैल्यू है और जो रेसिडुअल है y माइनस वाई के, है ना? तो जो प्रिडिक्टेड वैल्यूज है वो हमारी एक्स एक्सिस पे है। व्हाट इट अंडरस्टैंड? Yes, और sir. जो रेसिडुअल्स है वो हमारा वाई एक्सिस पे। देखिएगा तो रेसिडुअल्स कम से कम ये जीरो रेसिडुअल है, ये लाइन है। कुछ रेसिडुअल नेगेटिव भी होंगे, कुछ पॉजिटिव होंगे, हमें पता है भी होंगे कि नहीं होंगे। भाई y माइनस वाई के पे कई बार y बड़ा होगा, कई बार y के बड़ा होगा। व्हाट इट? Yes, sir. तो कुछ जिसके ऊपर है जीरो के, कुछ जीरो के नीचे है, हम्म। है ना? और आप देखेंगे कि इधर जो 0 से 5 के बीच में जो रेसिडुअल्स आ रहे हैं वो पॉजिटिव आ रहे हैं, ज्यादा आ रहे हैं। देखिएगा आप हाँ. इधर पॉजिटिव रेसिडुअल्स हैं, ऊपर हैं जीरो के। यस सर। जब हम 5 to 20 देखें तो कुछ ऊपर है, कुछ नीचे भी, नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है रेसिडुअल्स हैं। ठीक है? और ये चीज फिर अपनी पूरी चलिए आफ्टर 5 जो है वो रेसिडुअल दोनों तरफ फैला हुआ, फैला हुआ। यस सर। तो यहाँ पर एक मैंने एक ट्रेंड लाइन इसकी बनाई हुई है, रेड कलर की बनी है, इधर देख रहे हैं? ट्रेंड कर्व है, यस सर, रेड कलर। इसको हमें सीधा करना है। मतलब इसमें जो वेरिएशन है वो एक जैसे होने चाहिए। डज दैट मेक सेंस टू यू? सर वो तो एक्चुअल वेरिएंस, बेसिस पे निकला है ना, हमने जो कैलकुलेट किया उस पे निकला है ना सर वो तो मैं बता रहा हूँ मॉडल की ट्यूनिंग कैसे हुई। वेरिएंस इक्वलिटी का एक इसमें कंसेप्ट होता है, वेरिएंस शुड बी इक्वल। पॉइंट क्लियर हो रहा है? हम ये एजम्पशन लेके चलते हैं कि वेरिएंस इक्वल होना चाहिए। ठीक है? रेसिडुअल्स, अंडरस्टैंड? ये एजम्पशन लेके चलते हैं। एजम्पशन लिया जाता है, वो अप्लाई हो रहा है नहीं हो रहा है वो अलग बात है। तो यहाँ पर उस एजम्पशन को हम लेके चले तो वहां उस एजम्पशन को ये क्या कर रहा है, यहाँ पर वेरिएंस यहाँ ठीक है, ओके। यहाँ वेरिएंस जो है इस लाइन को मुझे सीधा करना है। गॉट इट? अंडरस्टैंड? समझिएगा ट्यूनिंग इज नॉट ए वेरी सिंपल टास्क। तो मुझे इस लाइन को सिंपल सीधा करना है, तो सीधा करने के लिए मैं क्या करूँ? कैपिंग करेंगे। है कैपिंग क्या चीज? सर वो जो मतलब कैपिंग करेंगे सर इसमें। कैपिंग क्यों होगा? अपने ऑब्जर्वेशन थोड़ी है जो अपन आउटलेयर शो कर रहा है, आउटलेयर्स थोड़ी है। तो स्ट्रेट कैसे होगा फिर सर? अब इसमें हमें हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं उसमें कुछ चीजें ऐड करना रहेंगी एक्स्ट्रा, कि जिससे ये सीधा हो जाए। पहली चीज, ठीक है? ये तो एक प्लॉट है,
जो रेसिडुअल्स वर्सेस फिटेड है, और भी प्लॉट बनते हैं, 4 प्लॉट बनते हैं इसमें। सेकंड प्लॉट बताता हूँ, देखिएगा। फिर एंटर दबा रहा हूँ। ये एक और प्लॉट बना, ये है क्यू क्यू प्लॉट, नॉर्मलिटी शो करता है। ये स्टैंडर्डाइज रेसिडुअल्स है। देखिए, रेसिडुअल्स और स्टैंडर्डाइज रेसिडुअल्स अंतर है। क्या अंतर है बता सकते हैं आप? हम्म स्टैंडर्डाइज का मतलब होता है कि आप उसको एक कॉमन स्केल में ले रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ। और एक्सपेक्टेड रेंज। क्या होता है कि जब हम स्टैंडर्डाइज करते हैं किसी भी चीज को, चाहे वो वाई हो, कोई भी वैल्यू हो, तो यहाँ हमारा रेसिडुअल है वाई माइनस केप वाई, यही रेसिडुअल है हमारा। व्हाट इट है। यस सर, यस। Yes, sir. अब ये ई की जो वैल्यू आई है हमारे पास, ई है ना वाई माइनस वाई केप, तो हम ई को ही लेके चलेंगे। ई की जो वैल्यू आई है, हम क्या लेंगे, ई माइनस मीन ऑफ ई, वाई माइनस, मतलब ई माइनस मीन ऑफ ई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ई। ये स्टैंडर्डाइज हो जाएगा। व्हाट इट। जब ये स्टैंडर्डाइज स्केल हो गया, ये वाला, ये स्केल स्टैंडर्डाइज हो गया, तो इसका मीन हमेशा 0 होगा और एस डी 1 होगा। व्हाट इट। कोई भी चीज को कर लो आप, किसी भी वेरिएबल में यदि आप लगा देते हैं, मान लीजिए आपके पास एज का कॉलम है, एज माइनस मीन ऑफ एज डिवाइडेड बाय एस डी ऑफ एज, तो इसका भी जो एज आपका था 45 मीन रहा होगा, आपका स्टैंडर्ड डेविएशन 6 7 कुछ भी रहा होगा, पर जब आप इसको स्टैंडर्डाइज करेंगे तो हमेशा इसका मीन 0 हो जाएगा और एस डी 1 हो जाएगा अप्रोक्सीमेट। गॉट इट। ओके सर। चाहे आपका सैलरी का कॉलम हो, अब सैलरी का कॉलम कितने डिजिट में होगा, 6 डिजिट 7 डिजिट में होगा कि नहीं होगा। होगा। एज तो 2 डिजिट्स में था। हाँ, अब सैलरी का क्या होता है कि जब हमारे पास डिफरेंट स्केल के कॉलम्स होते हैं, तो हम लोग कई बार उसको स्टैंडर्डाइज करते हैं। ठीक है, मैं अभी इसका बताऊंगा स्टैंडर्डाइज के मेरिट्स डीमेरिट्स, क्या फायदे क्या नहीं है, वो बात की चीजें हैं। तो अब जैसे इनकम वाला है, तो इनकम वाला डोमिनेट करेगा कि नहीं एज को, हाँ, करेगा ना, हाई डिजिट हाँ, नंबर है, लो हाँ, डिजिट नंबर को डोमिनेट करेगा। तो हम इसको स्टैंडर्डाइज करते हैं, इनकम माइनस मीन ऑफ इनकम डिवाइडेड बाय एस डी ऑफ इनकम। व्हाट इट। तो ये भी सेम स्केल में आ गया, इसका भी मीन 0 हो गया और एच डी 1 हो गया कि नहीं हो गया। स्टैंडर्डाइज का मतलब ये है कि हमने सबको यूनिफॉर्म पहना दी स्कूल में। हाँ, अब कोई अमीर घर से आ रहा है तो वो अपनी सेखी नहीं वगा सकता हूँ। अंडरस्टैंड। पॉइंट क्लियर हो रहा है फाइनेंस। यस सर। हमने सबको एक लेवल पे यूनिफॉर्म इसलिए पहनाई जाती है कि कॉम्प्लेक्स नहीं आए बच्चों को। अंडरस्टैंड, यस। है ना। यहां तक समझ में आ गया। तो ये जो स्टैंडर्डाइजेशन है, स्टैंडर्डाइज रेसिडुअल लिया है यहाँ पे, वो रेसिडुअल नहीं लिया ओरिजिनल वाई माइनस वाई के। इज इट क्लियर। उसको स्टैंडर्डाइज करके लिया है रेसिडुअल यहाँ पे वाई एक्सिस पे, और थ्योरेटिकल क्वांटाइल्स लिए हुए हैं यहाँ, है ना। थ्योरेटिकल क्वांटाइल्स क्या है, थ्योरेटिकल क्वांटाइल्स
ये जो हमने LM के द्वारा निकाला था वाई केप, है ना, उसको भी स्टैंडर्डाइज कर दिया है फिटेड वैल्यूज। अंडरस्टैंड? तो जो हम लोग ने डिराइव की वो हाँ, पिछले में भी अपन ने यही किया था, पिछले ग्राफ में भी क्या किया था, यहाँ फिटेड लिया था और यहाँ पे रेसिडुअल्स लिया था। रेसिड्यूल्स। सेम चीज यहाँ है, पर यहाँ सब स्टैंडर्डाइज स्केल पे है। ओके। तो ये क्यू क्यू प्लॉट बनाता है। क्यू क्यू प्लॉट नॉर्मलिटी को शो करता है। किसको शो करता है? कि आपके जो रेसिडुअल्स हैं स्टैंडर्डाइज, वो नॉर्मल हैं कि नहीं। रेसिडुअल्स जो हैं वो नॉर्मल होने चाहिए। तो एक तो आप इस ग्राफ से समझने की कोशिश कर सकते हैं कि इसकी ये जो लाइन जा रही है ना सीधी, ये हम्म, मैक्सिमम यदि पॉइंट्स इस लाइन पे आते हैं, कॉर्नर के तो अलग हो जाएंगे, थोड़े से दूर हो जाते हैं, यहां तक ठीक है। ये दो आउटलेयर्स आ रहे हैं आपके आउटपुट। क्लियर? समझ में आ रहा yes, है? तो आप ये आउटलेयर वाले ऑब्जर्वेशंस जो है, नंबर बता रहा है 1971 थ्रू 2081, इसको हटा दो भैया। अंडरस्टैंड? क्लियर? यस। ये प्रेडिक्शन जो है वो आउटलेयर है, तो इस रो को ही हटा दो अपने डेटा में से। व्हाट इट? अंडरस्टैंड? यस। एक तो ये हो सकता है, इससे थोड़ा सा कंट्रोल हो। हम्म, ठीक। प्रेडिक्शन आउटलेयर में अंदर तो अपन आउटलेयर हटा चुके हैं वेरिएबल्स के, फीचर्स के, है ना। वो तो अपने ट्रीटमेंट दे ही दिया था उसको। पॉइंट तो समझिएगा, अपने जो भी वेरिएबल हमने फीचर्स लिए उसमें आउटलेयर नहीं है। ये आउटलेयर्स कहाँ हैं? आपके प्रिडिक्शन में है। थोड़ा सा मैं और क्लियर करता हूँ दोनों चीज। सर सॉरी मैं थोड़ा लेट से ज्वाइन कर ली। सो कल जब हमने जो फिनिश किया था तो आप वहां से अभी और भी कुछ बताएं कि सिर्फ ग्राफ दिखा रहे हैं यहाँ पे? वही ग्राफ ही चालू किया मैंने, अच्छा। ग्राफ से चालू। तो कल हम जब सब निकाल देने के बाद आप जो दिखा रहे थे कि ये जो ग्राफ होगा ऐसे बनेगा, और हाँ यहाँ पे फिर हमें यहाँ पे भी कुछ निकालना है। हाँ, अभी मैं बता रहा हूँ वही चीजें बता रहा हूँ, है। यहाँ मैं बता रहा हूँ कि हम थोड़ा ट्यून करेंगे मॉडल को और। ठीक है, मॉडल तो बन गया है, ठीक ठाक बना है, थोड़ा सा और हम मेकअप कर देते हैं उसका। ठीक है, थोड़ा और परफेक्शन लाएंगे मॉडल में। अब वो जो फाइनल ट्यूनिंग जो हम मॉडल की दे रहे हैं, फाइनल टचिंग जो मॉडल में दे रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यदि उसमें 0.01 भी बढ़ जाता है हमारा एक्यूरेसी, तो वो महत्व रखता है। ठीक है, अंडरस्टैंड? तो उसको समझने के लिए हमारे पास तीन चार प्लॉट्स होते हैं। तो अभी मैंने दो प्लॉट्स बताए इनको। इसमें जो हमारा लीनियर रिग्रेशन का एजम्पशन होता है कि जो एरर्स हैं वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए एक दूसरे से। एरर यानी y माइनस वाई के रेसिडुअल्स, और इनके वेरिएंस इक्वल होने चाहिए। और एरर जो होना चाहिए वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। हम रेसिडुअल्स की बात कर रहे हैं खाली। तो एक सेकंड।
ये दिख रहा है आपको? यस सर। देखिए यहाँ मैंने एजम्पशंस दिए हैं, तो आप देखेंगे कि एजम्पशन ऑफ सिंपल लीनियर रिग्रेशन और द लीनियर मल्टी कोलिनियरिटी, सिंपल हो चाहे मल्टीपल हो, उससे कोई मतलब नहीं। ये रिस्पॉन्स वेरिएबल है वाई के, व्हाट इट, और ये एफ ऑफ में यहाँ हमारे प्रेडिक्टिंग वेरिएबल्स हैं x1 x2 x3 xk, समझ में आया? और ये कुछ इरर टर्म है। तो assumptions of linearity and multi-collinearity, तो सबसे पहला हमारा assumptions होता है कि linearity उसमें होनी चाहिए, linearity with target variable of x1, of x2, of x3. There should be some linear relationship between target variable and predicted variable. And multi-collinearity is a different thing. आपस में वेरिएबल के अंदर यदि हाई कोरिलेशन है तो हम उसको VIF से रिमूव करते हैं, अंडरस्टैंड है ना? एजम्पशन ऑफ इंडिपेंडेंस, होमोसिडास्टिसिटी एंड नॉर्मलिटी। तो यहां हम समझते हैं कि जो एरर है, जो हमारा रेसिडुअल है, वही एरर टर्म है, अंडरस्टैंड? तो एजम्पशन ऑफ इंडिपेंडेंस, होमोसिडास्टिसिटी, ये जो एरर टर्म है वही बीटा जीरो क्रिएट करता है, अंडरस्टैंड? बीटा जीरो जो आता है बीटा जीरो, बीटा जीरो आता है अपने इक्वेशन में, केफ y इज इक्वल टू बीटा जीरो प्लस बीटा 1 x1 बीटा 2 x2। तो बीटा 1 x1 बीटा 2 x2 ये तो सब कोएफिशिएंट्स हो गए, x1 x2 x3 xk के। एक बीटा जीरो भी है वहां जो अकेला है, जिसके साथ कोई x नहीं है, वही एरर टर्म के द्वारा क्रिएट होता है। अच्छा, इज इट क्लियर? ये जो हम होमोसेडासिटी बोल रहे हैं, ये बीटा जीरो होता है? वही में नहीं, ये और चीज है, बता रहा हूँ मैं उसी पे। मैं एरर टर्म की बात कर रहा हूँ, जो एरर टर्म का बॉक्स बना है वो क्या है? वो बीटा जीरो है, व्हाट इट, अंडरस्टैंड? पहले तो इस पिक्चर को समझ जाए। रिस्पॉन्स वेरिएबल वाई के, रिस्पॉन्स वेरिएबल वाई के, यहां पर बीटा 1 x1 बीटा 2 x2 और बीटा के x के आ गए, क्लियर? और ये जो है बीटा जीरो आ गया, अंडरस्टैंड? अब एजम्पशंस क्या है? लेट्स टेक लुक एट व्हाट एजम्पशंस ऑफ सिंपल की जगह पर मल्टीपल में भी सेम ही रहता है। तो लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया अभी कि x और जो y है इन दोनों में एक लीनियर रिलेशनशिप होनी चाहिए, व्हाट इट, अंडरस्टैंड? एंड एरर टर्म क्या है? ये एरर टर्म है। इसकी कुछ इंप्लीमेंटेशन जब अपन मॉडल बनाता है बीटा जीरो में कन्वर्ट होता है कोएफिशिएंट, ये एक प्रकार का कोएफिशिएंट है ना। एरर टर्म हम लोग मल्टीप्लाइड बाय 1 इज योर दैट एरर। तो एरर टर्म नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, नॉट एक्स वाई में एरर टर्म नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। तो ये जो एरर आ रहा है अपना, ये देखिए, ये एक्चुअल पॉइंट है, दिख रहा है ग्राफ में? yes. और ये मेरा प्रेडिक्टेड पॉइंट लाइन पे। तो ये जो एरर टर्म आ रहा है मेरा, ये जो एरर टर्म आ रहा है मेरा, और भी पॉइंटों के एरर टर्म आएंगे। मान लो यहाँ एक पॉइंट है, उसका एरर टर्म ये आ रहा है, व्हाट इट, यहाँ एक पॉइंट है, उसका एरर टर्म ये आ रहा है, व्हाट इट। इन सब एरर टर्म का यदि मैं हिस्टोग्राम बनाऊं
तो वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए कि नहीं? है पॉइंट समझ रहे हैं आप लोग? यस सर। तो एरर टर्म आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, जो अभी अपने क्यू क्यू प्लॉट से देखा, ठीक है। आप हिस्टोग्राम से भी देख सकते हैं, जरूरी नहीं क्यू क्यू प्लॉट ही बनाए हैं जो उसमें। अब क्यू क्यू प्लॉट तो डिफॉल्ट में दिया है उन्होंने, है ना। एरर टर्म्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ये जो एरर टर्म है और ये जो एरर टर्म है, ऐसा नहीं कि ये एरर टर्म 5 आई तो ये 7 ही आना चाहिए, या ये 5 आई तो ये -2 आना चाहिए। Does that make sense to you? यस सर। They must be independent. ये एरर टर्म अपने आप में स्वतंत्र होना चाहिए, एक एरर टर्म का दूसरे एरर टर्म पे कोई भी प्रभाव नहीं होना चाहिए। Got it? Yeah. They must be independent of each other. यहां तक समझ में आया? And error term have constant variance, जिसको हम होमोसिडास्टिसिटी बोलते हैं। कि जो एरर टर्म है, जितनी भी एरर टर्म है, यदि हम इनके वेरिएंस देखें तो वेरिएंस कांस्टेंट होने चाहिए एरर टर्म। इज इट क्लियर? सर एक बार मुझे लॉग आउट करेंगे क्या? मेरा स्क्रीन स्टक हो गया, मैं लॉग ऑफ नहीं हो पा रही हूँ। लॉग आउट करके लॉग इन करिए ना आप। मेरा Enter. पता नहीं, मैं नहीं हो पा रही, मेरा कंट्रोल भी फ्रीज हो गया है, अरे कीबोर्ड स्टक हो गया। रिमूव करूँ आप? रिमूव किया? देखिए समझ में आया? सर ये वाला जो पार्ट है ये टेक्निकल बहुत है सर। हाँ, ये चीजें टेक्निकल हैं ज्यादा। मतलब ये कभी यूज ही नहीं किया है सर मैंने ये सारे टर्म्स। क्या जी? ये सारे टर्म्स कभी यूज ही नहीं किए मैंने अपने ऑफिस में, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है समझने में। टाइम लगता है थोड़ा। तो आप लोगों का बेच पता नहीं क्यों बहुत स्लो चल रहा है। अभी मेरा एक बेच अभी चालू हुआ था रिसेंटली, वो आपके पैरेलल आ गया 16 लेक्चर, 16 लेक्चर हुए और आपके 48 लेक्चर, 49 लेक्चर्स। बहुत स्लो चल रहा है आप लोगों का बेच। इसलिए वो अभी आपका, इसलिए थोड़ा मुझे फास्ट करना पड़ेगा, कि नहीं तो वो आगे निकल जाएंगे, फिर आपको मुझे सबको वहां स्विच करना है, एक ही या उनको यहाँ स्विच करना है एक बेच में ना, शिफ्ट कर दूंगा। उस बैच में कितने लोग हैं सर? 4 लोग हैं उसमें। दे आर स्टूडेंट और वर्किंग सर? स्टूडेंट है ज्यादातर, वही पीजी वाले ही हैं। पीजी हो चुका है, किसी का कोई जॉब में नहीं है अभी, ऐसा कुछ है। कुछ पीजी कर रहे हैं, कुछ पीजी हो गए हैं। तो देखिए, एक तो हमारे पास हो जाता है assumption इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस का मतलब है कि एरर टर्म्स मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। वी आर टॉकिंग अबाउट द दिस आर वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडिपेंडेंस या एरर के बारे में जब बात करेंगे। जब हम लीनियरिटी की बात करते हैं, ये इधर बात करेंगे तो लीनियरिटी और मल्टी कोलिनियरिटी के assumption को लेके चलते हैं।
है ना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अब हिस्टोग्राम आपको बना के बताता हूँ। हम लोग हिस्टोग्राम भी बनाते हैं, देखिए इस प्रकार से एरर्स का हिस्टोग्राम बना सकते हैं। तो ये नॉर्मल दिख रहा है ना। ये मैंने जो अभी आपको बताया था एरर का पैटर्न, जो अपन ने ग्राफ बनाया था, पहला जो बना था विच वन पे, और सर आप भी स्क्रीन चीजें। शेयर करेंगे? अच्छा नहीं कराया मैंने, एक सेकंड, वो आई क्या? तो सर एक्चुअली मुझे नेटवर्क इशू आ रहा है उसमें। वो मैं इसलिए रिमूव नहीं करना चाह रहा था, कई बार क्या होता है अपन यहाँ से रिमूव करो ना तो वो आने नहीं देता फिर अंदर, ओके। वो नेक्स्ट सेशन में आ पाता है। एक सेकंड, बात क्या होता है, पनिशमेंट देते हैं ना, क्लास में बाहर खड़ा कर देते हैं क्लासरूम सो से, ये वो है। यदि हमने रिमूव किया तो बाहर ही रहे। अच्छा, होस्ट ने रिमूव किया तो प्रॉब्लम। हाँ तो वो पनिशमेंट मिल गया उसको। मैं नहीं करना चाह रहा था पर वो के लिए सर आप रिमूव करो, मैं नहीं हो पा रही है, तो उनके लोग रिमूव किया। वैसे परमिशन मांगना चाहिए उसको मुझसे फिर से, यदि वो एंटर होती है तो आना चाहिए कुछ ऑप्शन कि हाँ लेना है कि नहीं लेना है, पर अभी तक शायद एंटर हुई नहीं। मैंने मैसेज से किया, मैसेज हम्म, रिसीव करके। क्योंकि कई बार टीचर बाहर निकलते फिर बच्चे बोलते सॉरी मैडम, तो फिर ले लेती हम क्या। सर मैंने किया है ये। अरे हम तो मस्त रहते थे, बाहर निकल के मस्त आते रहते थे, तो पूरा स्कूल घूम आते थे। तो बॉयज लोग को तो नहीं आती है शर्म, खेलने निकल जाते हैं। गर्ल्स को प्रॉब्लम आती थी, बहुत बुरा शेम फील होता था उस समय। हम तो पूरा स्कूल का एक राउंड मार के आते थे क्या। वो दिन भी बड़े अच्छे रहते थे। हाँ डर वैसे ऐसा करना चाहिए ऐसे। अब डरते लगता भी थे, डरते भी थे, और वहां कोई मंगवानी सर नहीं मिल जाए न फलाना केसी जैन नहीं मिल जाए क्या रास्ते में क्या। और बहाने भी होते थे, कोई पकड़ भी रहता था तो कहाँ जा रहे हो सर, सर वॉशरूम जा रहे हैं क्या, या फिर सर वो स्टाफ रूम बुलाया मैडम ने या सर ने क्या, हाँ, किसी मैडम सर का नाम ले लिया, मालूम रहता था इनका ये वाला फ्री पीरियड है, तो वो हाँ, स्टाफ रूम में ही होंगे। कॉन्फिडेंस के साथ घूमना उस समय। वाह, वो अलग ही लाइफ थे, मेमोरीज रह जाती हैं। सही बात है। और हम तो हमेशा जो रहे ना, थोड़े से बदमाश ग्रुप के साथ रहे, मतलब मेरा सभी जगह रहता था इन्वॉल्वमेंट। हाँ, हाँ, एक तो बदमाश बच्चों का ग्रुप होता है ना, हाँ, पढ़ने वाले भी बैक होते हैं, हाँ पढ़ने बैक वाले, बेंचर्स। हाँ नहीं बैक बेंचर्स तो नहीं बोलेंगे उनको, हाँ पढ़ने वाले होते पर मस्तीखोर, सब पढ़ने वाले होते थे पर मस्तीखोर होते थे। सर जैसे अभी अभिलाष नहीं है तो हमारे बैच में अभिलाष ऐसे ही था, पिटता भी अच्छा, था और हम्म, पढ़ता भी था। वही वही चीज। तो पूरी जैसे क्लास को हिला देता था सर। हमारे साथ थे बंसल कॉलेज के सुनील गुप्ता वगैरह, ये सब सब मस्तीखोर थे। ये जो सेम यूनिवर्सिटी अभी बनी भोपाल में, हरदीप चावला, नहीं हरदीप सलूजा, हरप्रीत सिंह सलूजा, वो फिर शिखर वार्ता के आशीष राजौरिया, विष्णु राजौरिया उनके फादर थे, स्टेट मिनिस्टर थे उस टाइम। अब ऐसे लोगों के साथ आप पढ़ रहे हो हाँ, तो डेयरिंग तो रहेगी ना। हाँ, मस्ती के लिए सब हाई प्रोफाइल थे, फैमिली से अच्छे। और हम देख मीडियम क्लास से थे, तो अब उन लोगों को हमारे साथ ज्यादा मजा आती थी क्या। हम में डेयरिंग बहुत सी है, कहीं भी उलझ लेते थे, तो बड़े एंजॉयमेंट। चलिए ये आई नहीं मेरे ख्याल से, उसको दिक्कत आ रहा है नेटवर्क क्या, को उससे मेरा व्हाट्सएप पे मैसेज कुछ मैसेज नहीं, आया उसको। उसने रिसीव ही नहीं किया सर अभी तक। हम्म, चलिए देखते हैं आगे का करते हैं। तो शेयर करता हूँ फिर से।
समझ में आया? ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आपको बताया? है क्लियर हुआ वो पॉइंट? तो सर आ रहा है समझ में। अब कुछ चीजें और हैं, दो एक चीजें जो अपन ने देखी थी समरी में। एक्सेसिंग द मॉडल फिट को कैसे एक्सेस करते हैं? आफ्टर वी हैव डिटरमाइंड that the coefficient is significant using p values, you need to other metrics determine whether the overall model fit is significant. हमने जब मॉडल बनाया था तो पी वैल्यू के हिसाब से VIF के हिसाब से हमने जो भी वेरिएबल रिक्वायर्ड थे वो रख लिए थे, बट इट, और जो रिक्वायर्ड नहीं थे वो हमने हटा दिए थे, ड्रॉप कर दिए थे। क्लियर? Yes, sir. अब उसके अलावा भी जब हम समरी देखते हैं तो हमें कुछ स्टैटिस्टिक्स कुछ और मिलती हैं जिससे हम ये निर्धारित कर सकते हैं कि हमारा मॉडल सही तरीके से फिट है कि नहीं है। टू डू दैट यू नीड टू लुक ए पैरामीटर कॉल्ड एफ स्टैटिस्टिक्स। एफ स्टैटिस्टिक जो है वो पूरे मॉडल की फिटनेस को शो करता है ना, ये। So used to access whether overall model fit is significant or not. Generally, the higher the value of F statistic, the more significant a model turns out to be. तो F statistic जितना ज्यादा होगा, P वैल्यू इतनी कम होती है। तो P वैल्यू अपनी कम है, मतलब मॉडल अच्छा फिट है, मतलब F statistic ज्यादा ही होगा। जैसे मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, ये देखिएगा F statistics दिख रहा है 647, व्हाट इट? हाँ जी। Yes, sir. और पी वैल्यू उतनी कम होगी, जितनी ये वाली वैल्यू ज्यादा होगी उतनी ये वैल्यू कम होती चली जाती है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर? क्लियर? इनको साउंड आ रहा है, सर मैं ज्वाइन किया। साउंड आ रहा है। आगे चलो, मैंने आगे आगे चलो। आपकी हाँ voice जी, हाँ हाँ हो रही है। सिस्टम थोड़ा स्लो है, बैकग्राउंड में काफी है। चलिए ठीक, कोई बात नहीं। तो मैं ये चीज बता रहा हूँ कि कुछ और स्टैटिस्टिक्स जो हम जहाँ देख रहे हैं, एफ स्टैटिस्टिक्स ओवरऑल मॉडल की फिटनेस बताता है। टी स्टैटिस्टिक जो हमारे फीचर्स हैं वो आपके मॉडल में फिट हो रहे हैं कि नहीं, ये तो अपन पहले ही देख चुके हैं। टी स्टैटिस्टिक्स अपन पी वैल्यू भी देखते थे अपन, ये टी स्टैटिस्टिक्स है, और हम इस पे ना जाकर के हम पी वैल्यू से निर्धारित कर देते हैं ना सब चीजें। क्लियर? ये दोनों में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है, तो हम ये यदि 0.05 से ज्यादा हटा देते हैं, व्हाट इट, डज दैट मेक सेंस टू यू? है ना, ये दो हो गए। और देखते हैं क्या है स्टैटिस्टिक्स, आर स्क्वायर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये माइनस, ये जो होता है आर स्क्वायर्ड, वो होता है आपका 0 और 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में। ये 1 के बीच में बहुत अच्छा माना जाता है, 1 के करीब बहुत अच्छा माना जाता है। तो आफ्टर इट हैज बीन कंक्लूडेड दैट द मॉडल फिट इज सिग्निफिकेंट, T statistics, F statistics, and the R squared values tell the extent of the fit. कितना फिट है, कितना फिट है। How well the straight line describes the variance in the data. जो स्ट्रेट लाइन हमने बनाई है, जो प्रिडिक्टेड लाइन बनाई है, वो वेरिएंस जो डेटा में, जो डेटा का वेरिएंस है उसको कितना डिस्क्राइब कर रही है। Its value ranges from 0 to 1, and with value 1 being the best fit and the 0 showcasing the worst. तो हम यदि अपने इसमें देखें तो 0.76 है, या ये देख लें, ये देख लें, मैं इसमें दोनों में डिफरेंस बाद में बताऊंगा, अभी अपन इसकी बात करते हैं। 0.7704 मतलब ये बता रहा है कि 77% वेरिएंस ये डिस्क्राइब कर रहा है। मतलब इसका आपको मैं बताऊं, ये जो है टारगेट वेरिएबल को, जो इंडिपेंडेंट जितने भी वेरिएबल्स हैं वो 77% रिप्रेजेंट कर रहे हैं। Got it? तो ये वही था जो कल आप समझा रहे थे कि 77% इन्फ्लुएंस करता है। हाँ, टारगेट वेरिएबल
मतलब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि 77% वोटर्स जो हैं उसको वोट दे रहे हैं, टारगेट वेरिएबल अपना उम्मीदवार है। व्हाट इट ओके, पॉइंट क्लियर हुआ? यस। मैं उसका फेवर ले रहे हैं। डज दैट मेक सेंस टू यू? हाँ जी, yes, समझ में आया ना पॉइंट? तो ये इतना वेरिएंस, इतना ये इन्फ्लुएंस कर रहा है उसको। व्हाट इट जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं 77% इन्फ्लुएंस कर रहे हैं किसको? टारगेट वेरिएबल। अच्छा है, जितना ज्यादा इन्फ्लुएंस करेंगे उतना अच्छा है ना, आर स्क्वायर जितना अच्छा होगा, है ना? yes. और ये हमेशा हमें वही कंसिडर करना है जो कि 75% से ज्यादा हो, राइट? नहीं देखिए, आर स्क्वायर जो है वो डिसाइड करता है चीजों को कि मॉडल के ऊपर डिपेंड करता है। मॉडल में यदि आपका डेटा जो है वो ज्यादा सैचुरेटेड है तो नेचुरली आर स्क्वायर शायद कम इन्फ्लुएंस करे, आर स्क्वायर की वैल्यू कम हो, है ना, बिकॉज इट इज अ कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। तो थोड़ा सा ये चीज डिपेंड करती हैं, हम इसी को बढ़ाने की कोशिश करते हैं ट्यूनिंग में। व्हाट इट ओके, तो यहां मैंने पहला फिगर इनको दिखाया था, रेसिडुअल वर्सेस फिटेड। फिटेड वैल्यूज है ना वाई प्रिडिक्टेड जो हमारा है, ठीक है, और रेसिडुअल्स ई है जो कि वाई माइनस केप वाई। व्हाट इट तो ये किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट हुई है ना भाई? रेसिडुअल्स आप देखें कि 0 से 5 के बीच में सब पॉजिटिव रेसिडुअल्स है ना, वाई माइनस वाई केप जो है वो पॉजिटिव है। यहाँ आप देखेंगे दोनों है, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है बाकी। व्हाट इट और यहाँ भी आप देखेंगे ज्यादातर पॉजिटिव है, नेगेटिव कम है। अंडरस्टैंड? दिख रहा है आपको राइट कॉर्नर में पॉजिटिव ज्यादा है 20 के वो। हम्म क्या बोल? या तो कोई भी एक ग्राफ से आप डिसाइड कर सकते, जरूर नहीं चारों ग्राफ बनाए आप। प्लॉट फिट लिखेंगे ना तो ऐसा आएगा लिखा हुआ, आप एंटर करेंगे पहला ग्राफ बताएगा ये वाला, फिर एंटर करेंगे दूसरा ग्राफ बताएगा ये वाला, फिर एंटर करेंगे आपको तीसरा ग्राफ बताएगा। तभी तो अपन ने दो ग्राफ पे ही बात कर रहे हैं। तो जब इस तरह का प्लॉट हमारे पास है तो ये जो ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ बनाई है, कर्व जो बन रहा है रेड कलर का, दिख रहा है आपको शैलू जी? अब बाद में आए थे। हाँ हाँ, तो ये इस लाइन को मुझे सीधा करना है, यहाँ आना चाहिए ये लाइन इसके पैरेलल या इसके करीब, जीरो जो है ना। व्हाट इट हाँ, इज इट क्लियर? तब क्या होगा, ओके। यहाँ ये हम हम बात ट्यूनिंग करके सिर्फ करेंगे। यहाँ बात कर रहे हैं हम लोग होमोसिडास्टिसिटी की। होमोसिडास्टिसिटी क्या होता है? इक्वल वेरिएंस। क्या बात कर रहे हैं? इक्वल वेरिएंस। तो यहाँ वेरिएंस अलग है और यहाँ ठीक है, यहाँ इक्वल वेरिएंस है, इक्वल दोनों वेरिएंस। तरफ सेम दे रहे हैं। यहाँ पर भी थोड़ा सा वेरिएंस ठीक ठाक है, फिर भी ये ऊपर साइड ज्यादा है। गॉट इट? तो वेरिएंस इक्वल दिख रहा है क्या आपको यहाँ? अब बताइए होमोसिडास्टिसिटी अब समझ में आया आपको क्या है? ओके, मतलब कि यहाँ पे हमारा रेसिडुअल 0 होना चाहिए। हाँ, हमारा ये इधर भी इतना ही हाँ, पॉइंट होते ना तो दिक्कत नहीं थी, तो ये लाइन अपने आप सीधी हो जाती। मेरा इंटरनेट। ये पॉइंट्स को आप यहाँ लाएंगे ना तो लाइन सीधी होगी कि नहीं, ट्रेंड चेंज हो जाएगा ना। ओके, अंडरस्टैंड कि नहीं? हाँ हाँ अब ये ट्यूनिंग हम इसको कैसे ठोक पीट के हाँ, लाएंगे, सही सीधा करना है या इसको हैमरिंग करेंगे, यस कुछ सर। भी करेंगे, इसको लाएंगे ना हम सीधा। ठीक है, क्लियर हुआ? सेम चीज ओके, देखिएगा, दोनों फिगर में बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं। यहां कुछ नंबर दे रहा है, ये दे रहा है यहाँ, या
1971 2081 ये प्रेडिक्शन में आउटलायर है कि वाई जो है उसमें ये आउटलायर्स आ रहे हैं, ये आउटलायर्स आ रहे हैं 3 आउटलायर्स हैं। ये ऑब्जर्वेशन नंबर दिए हैं उसके 2081 1971 और 1323। गॉट इट? ये वो इंडेक्स से पे ये आउटलायर्स दे रहा है। ओके। तो ये प्रेडिक्शन के आउटलायर्स है ना। इसको हटाएं नहीं हटाएं ठीक है, आप हटा देंगे अच्छी बात है, क्योंकि ये जो बाद में निकला है ना, मॉडल ने निकाल के दिया है ना, तो हम हटा भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं भी हटाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना? व्हाट इट? ये आउटलायर्स है। यही आउटलायर्स देखिए, एक दोनों ग्राफ एक ही चीज को शो कर रहे हैं, ये भी उसी चीज को शो कर रहा है। यहाँ भी वही आउटलायर्स के नंबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं बताइए आप? वही सेम नंबर है। ये नीचे साइड का था, ऊपर 2 थे। व्हाट इट? तो यहाँ भी आपको दिख रहा है कि नहीं, थोड़ा सा ये वेरिएंस जो है ये पॉजिटिव साइड में ज्यादा है डेटा हमारा। यहाँ देखिएगा पॉजिटिव साइड में डेटा ये ज्यादा है ना? व्हाट इट? ऊपर की तरफ। अंडरस्टैंड? ज्यादातर हमारे रेसिडुअल जो हैं वो पॉजिटिव हैं। अंडरस्टैंड? देखिएगा यहाँ पे ओके। ये रेसिडुअल्स पॉजिटिव, इस साइड चलिएगा, इस साइड है तो नेगेटिव। व्हाट इट? ये जो लाइन जा रही है ना मोस्टली नॉर्मल है ना, मोस्ट ऑफ ये थोड़ा बहुत तो होता है वेरिएशन स्टार्टिंग में और एंड में। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया आपको? दोनों ग्राफ एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ हमने स्टैंडर्डाइज्ड रेसिडुअल्स लिया है और यहाँ भी हमने स्टैंडर्डाइज लिया हुआ है वाई के। ठीक है, और उसका हमने क्यू क्यू प्लॉट बनाया। यहाँ हमने स्केटर डायग्राम बनाया है ना, और यहाँ हमने ओरिजिनल लिए हैं फिटेड वैल्यूज और रेसिडुअल्स। व्हाट इट? तीसरा ग्राफ देखते हैं। फिटेड वैल्यूज, फिटेड वैल्यूज वही वाई के, और रेसिडुअल्स जो स्टैंडर्डाइज रेसिडुअल दिया है उसका स्क्वायर रूट, उसका स्क्वायर रूट लिया हुआ है। तो ये भी वही चीज शो कर रहा है। 3-4 प्लॉट है, कोई एक यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है सबको देखना, मैं सबका थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ भी आप देखेंगे ये जो कर्व है इसमें भी बहुत से बता रहा है, बता रहे हैं ना, ऐसे यू यू टाइप से बता रहा है? चाहे वो स्क्वायर रूट के साथ ले रहे हैं, तो कोई भी एक से आप चेक कर सकते हैं, जरूरी नहीं है 4 प्लॉट बनते हैं इसके। ये आउट है, इसको शो करता है। कुक्स डिस्टेंस है ना? तो कुक डिस्टेंस 2 प्रकार से निकलता है। स्टैंडर्डाइज्ड रेसिडुअल्स है हमारा यहाँ पे, और यहाँ लेवरेज है। तो ये कुछ डिस्टेंस का एक अपना तरीका है। यदि इसके बाहर जो पॉइंट जाएंगे वो आउटलेयर्स होंगे। ये इसने दिया, कुक डिस्टेंस दिया हुआ है, और यहाँ भी कहीं कुक डिस्टेंस दिया होगा, यहाँ दिखा नहीं रहा है लाइन। तो ये जो पॉइंट है इधर कहीं आना चाहिए थी, क्यों नहीं आया पता नहीं। ठीक है, तो यहाँ तो बता रहा है आउटलायर, और यहाँ भी आउटलायर है। ठीक है, और ये इधर, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। कुक डिस्टेंस में 2 प्रकार से निकलता है। कुक डिस्टेंस का प्लॉट ये वाला क्यों बन रहा है आई डोंट नो, मैं दूसरा आपको बना के बताता हूँ। कुक डिस्टेंस का ये भी बनता है, ऊपर बनता है, ये कुक डिस्टेंस का प्लॉट है। तो ये वैल्यू यदि 1 से ज्यादा है, 0.035 है, यदि 1 से ज्यादा होगी तो वो आउटलायर्स है ना। तो यहाँ सभी अपने जो हैं वैल्यूज जो हैं ऑलमोस्ट 1 से कम है। ये अपन को जरूर आउटलायर्स मिला था 2081 और थोड़ा सा, पर ये आउटलायर्स में नहीं गिनाए जाएंगे ज्यादा। सबका अलग अलग मेथड है, तरीका है
है ना। तो कुछ डिस्टेंस मिस्टर कुक्स ने निकाला था और इस प्रकार से हम लोग देखते थे मॉडल को। तो इतना डीप में लोग जाते नहीं, बहुत प्रेशियस मॉडल्स होते हैं। जैसे मॉडल्स हम लोग बना रहे हैं, मान लो जो रोवर भेजा था मून पे, वहां जो एल्गोरिथम लगती है इस तरह की लीनियर रिग्रेशन की या कुछ उस मॉडल में, तो वहां पर हम लोग बहुत प्रिसिशन यूज करते हैं। ये छोटी छोटी चीजों को बहुत काउंट किया जाता है, पर बिजनेस प्रॉब्लम में इन सब चीजों का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। ठीक है, क्योंकि वो ह्यूमन बिहेवियर पर डिपेंड करती हैं सब चीजें, तो इतना ज्यादा बारीकी में नहीं जाते हैं। हाँ, प्योर साइंस की जो प्रॉब्लम होती है कि आप कोई सैटेलाइट ऑर्बिट में भेज रहे हैं और उसके ये जो प्रिडिक्शन मॉडल्स होते हैं, या जो मून पे भेजा था हमने और वो क्रैश हो गया लैंडिंग के टाइम, उसमें जो जब ये छूटता है ऊपर से और मून की सतह पे जाता है, तो वहाँ कोई कंट्रोल नहीं होता। तो वहां पर हमें एआई का ही उपयोग करना पड़ता है, उसके इंजन को कम करने के लिए, थ्रस्ट को बढ़ाने के लिए, कम करने के लिए। वो हवा की स्पीड कितनी है, कितने स्पीड से नीचे जा रहा है, कितना सरफेस बचा है, कितना नीचे, उस हिसाब से वो अपने इंजन के प्रेशर को बढ़ाता कम करता है और वो वहां पर लैंड करता है। उस टाइम पूरी चीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे डिपेंड करती है, क्योंकि उस दौरान पे कोई भी हमारा कनेक्शन नहीं होता है कंट्रोल सेंटर से। तो उस तरह के जो भी मॉडल्स बनते हैं उसमें इन सब चीजों का बहुत ध्यान रखा जाता है। उसको और भी कई बारीकियों में हम लोग जाते हैं और उसको चेक करते हैं, उस मॉडल को उतना परफेक्ट करने की कोशिश करते हैं। यदि कोई भी चीज चूक रह जाती है तो फिर वो बड़ी दुर्घटना के चांसेस हो जाते हैं, जैसा कि हुआ है। तो डिफरेंट मॉडल्स लगते हैं उसमें, यहाँ वो सब चीजें देखना पड़ती है, पर बिजनेस वर्ल्ड में हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो कुछ चीजें मैं आपको दिखाया कि भाई नॉर्मलिटी की बात कर रहे हैं, रेसिडुअल्स की। तो अब रेसिडुअल्स की नॉर्मलिटी में कैसे चेक करूंगा, है ना। तो आप देखेंगे जब मैंने फिट आपको बताया और मैंने आपको बताया कि फिट रेसिडुअल्स, तो मैं यदि इसका हेड दिखाऊं तो ये रेसिडुअल्स वैल्यू y माइनस वाई के, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन का, ये सेकंड ऑब्जर्वेशन का, थर्ड ऑब्जर्वेशन का। गॉट इट, दिख रहा है आपको? हाँ जी, आया ना। Yes, sir. Yeah. अब ये मेरे पास पूरी जो रेसिडुअल्स हैं कितनी है, 1750, नहीं 1750 है ना। मेरे पास जो एलडी ट्रेंड डेटा है 1747, इतने रेसिडुअल्स हैं। इन सब रेसिडुअल्स को मैं प्लॉट करता हूँ हिस्टोग्राम में। ठीक, नॉर्मली दिख रहा है, डिस्ट्रीब्यूटेड कि नहीं दिख रहा? चलिए स्क्यूनेस और चेक कर लेते हैं इसको, थोड़ा सा और कंफर्म करने के लिए। कितना क्या स्क्यूनेस आ रही है? हाँ जी, 0.57, मतलब नॉर्मल से थोड़ा सा पॉजिटिव स्क्यूड तो है? क्या बोल रहा है? Yeah. हमारा एजम्पशन क्या था, बताया था अभी आपको एजम्पशन। क्या बताया था? एरर टर्म्स नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, एरर टर्म जो होना चाहिए वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। हम एक्स वाई की बात नहीं कर रहा, मैं एरर टर्म्स की बात कर रहा, वाई माइनस वाई के नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। तो क्या हमारे इस ग्राफ में नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है? नहीं है। हमने स्क्यूनेस से भी चेक किया ना इसको, करा कि नहीं किया? पॉजिटिव स्क्यूड बता रहा है, मतलब मॉडल में एजम्पशन फिट नहीं बैठ रहा है, इसमें ट्यूनिंग की जरूरत है।
व्हाट इट, ओके इसको नॉर्मलाइज लाना है। अब समझ में आ गया ट्यूनिंग कहाँ जरूरत पड़ रही है। ओके अब ये ट्यूनिंग कैसे करें, क्या करें हम भाई, हमने जो वेरिएबल हटाने दिए, पी वैल्यूज हटा दिए, VIF से हटा दिए, सही तो कर लिया, आप क्या कर रहे हैं। अरे भाई थोड़ा सा धनिया छिड़क देते हैं ऊपर, अच्छा लगने लगेगा, है ना। अब धनिया कैसे छिड़केंगे जी, देखते हैं। क्या बोलते हैं, होटल में कुछ बोलते हैं ना उसको, धनिया वनिया ऊपर से डाल देते, क्या बोलते हैं कुछ स्पेस गार्निशिंग है। गार्निशिंग कर हाँ, बड़े अच्छे टर्म निकाले इन्होंने, बड़े अच्छे टर्म निकाले। अपना देसी टर्म अच्छे हैं, धनिया छिड़क दो रे, क्या उसका भी एक स्पेशल वर्ड लिया है यार वो। एक्स्ट्रा टॉपिंग भी बोलते हैं। मैं क्या देख रहा था, इन्होंने क्यों लिखे हैं 3 कमांड, ये मैं देखना चाह रहा हूँ। वो कोई मतलब नहीं है। देखिए अपन ने सेफ्रियो टेस्ट लगाया, सेफ्रियो टेस्ट यदि ज्यादा होता है तो नॉर्मल माना जाता है, 0.05 से ज्यादा होगा तो, ये 0.05 से कम है, इससे भी अपन चेक कर रहे हैं नॉर्मलिटी इसमें है कि नहीं है ना। तो 0.05 से कम है मतलब नॉर्मल नहीं, सेफ्रियो विल नॉर्मलिटी टेस्ट मैंने पहले बताया था, ठीक है ना। तो 0.05 से वैल्यू ज्यादा होती है तो नॉर्मल कहलाता है। आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ, आपको बता दूं। देखिए द पी वैल्यू इज ग्रेटर देन 0.05 देन द नल हाइपोथेसिस नॉट रिजेक्टेड। नल हाइपोथेसिस क्या है, द नल हाइपोथेसिस ऑफ दिस टेस्ट इज द डेटा आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। हमारा नल हाइपोथेसिस क्या है कि डेटा जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इफ पी वैल्यू इज ग्रेटर देन 0.05, यदि 0.05 होगी देन द नल हाइपोथेसिस नॉट रिजेक्टेड, मतलब रिजेक्ट नहीं होगी, मतलब एक्सेप्ट होगी। व्हाट इट, तो 0.05 पे एक्सेप्ट, उससे बड़ी होगी वैल्यू तभी एक्सेप्ट होगी, तभी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मानेंगे हम डेटा, यदि 0.05 से ज्यादा है। व्हाट इट, इज इट क्लियर। यस सर तो हमारा 0.05 से कम है। देखिए ये मैंने सेफ्टियो टेस्ट लगाया, 0.05 से कम है कि नहीं है, हाँ तो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है भाई रेसिडुअल्स। या अब खेल करेंगे हम इसमें, है ना। अब कैसे खेल करेंगे अब बताता हूँ आपको। अभी अपन टेस्ट डेटा पे नहीं आए, टेस्ट डेटा की तो प्रेडिक्शन बाद में करूंगा मैं। एक और मेजरमेंट था हमारे पास, वो भी बाद में बात करेंगे। अब क्या है कि ये जो हमने शेप देखा था, ये वाला, यहाँ मैथमेटिक्स चाहिए। यहाँ आपको पूरे मैथ्स के फंक्शन मालूम होने चाहिए, कितने तरह के फंक्शन होते हैं। ये जो है ये पैराबोलिक शेप दिख रहा है कि नहीं, या है ना, जिन्होंने मैथ्स पढ़ा होगा समझ रहे होंगे। ये पैराबोलिक शेप ऐसा होता है या
और इसको हम स्क्वायर फंक्शन से भी बोलते हैं। स्क्वायर फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है कि नहीं करता है पैराबोलिक शेप। हम्म। तो ये पैराबोलिक शेप बता रहा है रेसिडुअल। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें किसी एक वेरिएबल का स्क्वायर करके ऐड करना पड़ेगा। स्क्वायर करके क्या करना पड़ेगा? हमारे जो डेटा सेट में ऐड करना पड़ेगा उस वेरिएबल, एक अच्छा। नया कॉलम बनाना पड़ेगा किसी भी एक वेरिएबल का स्क्वायर करके। और ये मैनुअल प्रोसेस है। आपके पास 9 वेरिएबल हैं अभी, हैं इंडिपेंडेंट। हर वेरिएबल को स्क्वायर करेंगे, उसको ऐड करेंगे, फिर मॉडल बनाएंगे। फिर नहीं हुई लाइन सीधी तो फिर हटा देंगे उसको, फिर दूसरे वेरिएबल का स्क्वायर करेंगे। पिछला वेरिएबल नहीं हटाएंगे जिसका स्क्वायर कर रहे हैं, वो भी रहेगा, नॉन स्क्वायर भी रहेगा और स्क्वायर भी रहेगा। दूसरे वेरिएबल का स्क्वायर करेंगे, उसको ऐड करके फिर मॉडल ट्रेन करेंगे। फिर देखेंगे कि यार ये लाइन सीधी हुई कि नहीं हुई, नहीं हुई तो फिर हटा देंगे स्क्वायर वाले वेरिएबल को, फिर नया वेरिएबल लेंगे, फिर उसका स्क्वायर करेंगे। डज इट मेक सेंस टू यू? क्या होता, समझ में आया? सर यहाँ पे जब हम आप बोल रहे हैं कि ऐड करेंगे और फिर से नया मॉडल करके देखेंगे, तब हम एग्जैक्टली करेंगे क्या, मतलब और कहाँ करने वाले हैं? हाँ बताता हूँ। क्लियर हुआ? ये पॉइंट तो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ। ये स्क्वायर फंक्शन क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ये दिख रहा है सेव, ये ट्रेंड का सेव। यदि ये ट्रेंड का सेव ऐसा दिख रहा होता तो या तो आप टेन फंक्शन लेते, टेंजेंट वाला, ओके। या फिर क्यूबिक फंक्शन लेते हैं। मतलब आपके जो भी जैसा भी ग्राफ बनेगा उसके हिसाब से हम फंक्शन चेंज कर रहे हैं। फंक्शन चेंज, अच्छा। इसलिए हमें पूरे फंक्शंस के विजुअलाइजेशन मालूम होने चाहिए, ओके। है ना? भाई स्क्वायर रूट फंक्शन कैसा होता है, उसका शेप क्या होता है हम्म। ना? क्यूब रूट ओके। फंक्शन का शेप क्या, लॉग फंक्शन का शेप कैसा रहता है, रेसिप्रोकल फंक्शन का शेप कैसा होता है। ठीक। ये सब नॉलेज हमारे पास होनी चाहिए। ओके। अंडरस्टैंड? मेरे पास एक ग्राफ मैंने बनाया था बहुत पहले, देखूंगा वो मिल जाता है, उसमें मैंने सभी फंक्शन शो किए हैं। ठीक ओके। है? ठीक है और आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं, शायद मिल जाए ठीक है। डिफरेंट मैथमेटिकल फंक्शंस ग्राफ, है ना? या तो मैं देखिए बताता हूँ कैसे करेंगे हम इसको। मैं यहाँ सब फंक्शन नहीं कर रहा हूँ, मेरा जो फाइनल वेरिएबल था जिसको स्क्वायर करने पे ये सीधा हो गया, मैं वही वेरिएबल पर डायरेक्ट आ रहा हूँ। मैंने देखा फीको करके एक कॉलम है अपना एलडी ट्रेन में, आप देखेंगे फीको करके कॉलम, ये व्हाट इट, इस फीको के स्क्वायर करने पे चेंज हो रहा है। तो मैंने फीको का स्क्वायर किया, जिसको मैंने फीको 2 के नाम से अपनी डेटा फ्रेम में एलडी अंडरस्कोर ट्रेन में मैंने ऐड कर दिया एक नया कॉलम फीको 2 के नाम का। ओके। एलडी अंडरस्कोर ट्रेन डॉलर फीको इंटू एलडी अंडरस्कोर ट्रेन डॉलर फीको, मतलब स्क्वायर ही हुआ ना, 2 बार मल्टीप्लाई करो। हाँ। ये स्क्वायर किया ट्रेनिंग डेटा से, ठीक है? और इसको स्क्वायर करने के बाद मैंने दोबारा से जो मेरा फाइनल मॉडल था ना, लास्ट में जो फिट बना था सब हटाने के बाद, हाँ। यहाँ चेंज है, मैं वही वाला कॉपी पेस्ट करूंगा यहाँ। ये व्हाट इट, ये फाइनल था हमारा। या मैंने इसको उठाया, कुछ नहीं करना है। देखिए जो आपने कॉलम ऐड किया, यहाँ कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं, तो अपने आप ले लेगा उसको, जो माइनस किए उनको हटा देगा। ओके। तो वो तो ऑलरेडी है। तो नया कॉलम यदि आपने डेटा फ्रेम में ऐड कर दिया है, अच्छा, तो वही डेटा को यहाँ पे दिखाएगा। ऑटोमेटिक ले लेगा ना वो हाँ हाँ इक्वल हाँ। टू, क्योंकि या मुझे उसको मेंशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ क्या किया हुआ है, डॉट लगाया हुआ है ना। हाँ।
डॉट का मतलब है कि इंटरेस्ट रेट को छोड़ के बाकी सब कॉलम इसको लेना है, और जो जो माइनस किए उसको छोड़ देना, जो जो माइनस किए उसको नहीं लेगा ये। व्हाट इट, नहीं समझे? सर एक मिनट, यहाँ पे आपने बोला इंटरेस्ट रेट को छोड़ के, तो इंटरेस्ट रेट भी। इंटरेस्ट रेट तो टारगेट मॉडल है, टारगेट वेरिएबल है हमारा। अच्छा हाँ, या ठीक है। टिल्डा हाँ, डॉट करने का मतलब होता है कि बाकी के जितने भी वेरिएबल हैं वो सब लेंगे। इंक्लूड करेगा, ये लेगा। पर हाँ, यदि मैं जिन जिन में माइनस साइन करके लिखता जाऊंगा उनको नहीं करेगा। हाँ वो छोड़ देगा। तो अब ये सब फीको 2 मेरे इसमें आ गया डेटा फ्रेम में, आ गया क्या नहीं हुआ? यहाँ देखिए डेटा फ्रेम का नाम भी लिखा है ना, इसमें फीको 2 जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है? अभी हाँ, मैंने दिखाया था आपको। क्या? तो मैंने फीको 2 माइनस तो नहीं किया ना, नहीं तो वो इसको इंक्लूड करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। बस ये मेरा कहने का मतलब। तो अब जो नया मॉडल बनेगा उसमें फीको 2 भी इंक्लूड हो गया कि नहीं हो गया? हाँ, तो मैं इसको रन करता हूँ और अब मैं इसकी समरी दिखाता हूँ। ये एलडी ट्रेन वाला था ना? हाँ एलडी ट्रेन ओके। उसी में करेंगे हम। अभी हाँ, टेस्ट पे तो आए नहीं है, अभी हाँ, टेस्टिंग से तो इवैल्यूएशन किया नहीं है, मेन इवैल्यूएशन तो टेस्ट डेटा से होता है। हाँ, हाँ, तो वही। अभी तो मैं जो मॉडल बना रहा हूँ जिस डेटा से, वहीं थोड़ा बहुत और सुधार कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ एजम्पशन उसमें नहीं नहीं आ रहा है ना, नॉर्मलिटी का एजम्पशन को फॉलो नहीं किया ना उसने, यस सर, ठीक है। है ना, वो रूल फॉलो नहीं कर रहा है। देखिएगा मैं जब इसको बनाया तो आर स्क्वायर्ड पहले कितना था, 0.77 था। दिखाऊं पुराना आर स्क्वायर्ड? 0.77, हाँ। आर स्क्वायर्ड देखिएगा, ये 0.79 मतलब सुधार हुआ है। सुधार हुआ है। ओके। सुधार होने के साथ रिवॉल्विंग क्रेडिट बैलेंस बढ़ गया, पहले नहीं था। पहले देखिए अच्छा। बढ़ गया। हाँ, अब ये नॉट सिग्निफिकेंट हो गया हमारे लिए, हो गया कि नहीं हो गया? ये भी नॉट सिग्निफिकेंट हो गया हमारे लिए, ये दो वेरिएबल और हट जाएंगे। डज दैट मेक सेंस टू यू? क्या बोलते? ये पहले ज्यादा कौन सा है, 1.6 है? हाँ 1.6 है, या पहले 1 इसको हटाऊं, या 0.12, है ना? या हाँ, तो मैं इसको पहले हटाऊंगा। ठीक है। देखिएगा बहुत बहुत आसान नहीं होता है कि हम मॉडल बना लिया और हो गया, खेल नहीं है ऐसा। इसको इधर ले लेता हूँ जिससे कि हमें बार बार उधर नहीं जाना पड़े। एलपी रिवॉल्विंग व्हाट इट, क्रेडिट बैलेंस, या देखिए आप समरी देखता हूँ, 0.7975 0.7977 है, या तो थोड़ा सा कम तो हुआ है ना? पर अब सब कुछ एडजस्ट है, यहाँ पॉइंट आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ठीक। डॉट आ या रहा है, अब सब कुछ ठीक है। क्या हो रहा है कि आपका एडजस्टेड आर स्क्वायर भी थोड़ा सा कम हुआ है, ठीक है, उस वेरिएबल को हटाने से कम हुआ है, अच्छी बात। तो ये हमारे पास आ गए। अब ये मैंने कर तो दिया, अब इसने अपना काम दिखाया कि नहीं दिखाया, वो देख। अब वो देखने के लिए फिर से मुझे ये फिगर बना के चेक करूंगा ना, लाइन सीधी हुई कि नहीं, रेड वाली, या है ना? देखता हूँ। फिट। जैसे ही आप ये करेंगे तो नीचे देखिएगा ये आएगा इस प्रकार से, तो आपको यहाँ कर्सर रखना और एंटर दबाना। ओके। ये बन गया, देखिए सीधी हुई लाइन, या बेहतर है पहले से। पहले से बेहतर हुई। नहीं हुई, पहले से बेहतर है। क्लियर? ये लाइन बहुत ज्यादा इधर ऊपर थी, हाँ, और ज्यादा थी, नीचे हो गई थोड़ी। नीचे हो गई। अब इधर का बचा है, इसको आप चाहें तो और देखेंगे और चेक करेंगे, पर मैंने नहीं किया इसमें अभी, है ना? अच्छा, ओके।
देखिएगा, मैं दिखाता हूँ ना आपको, पिछला फिगर देखिए। पिछला ये है ना, हाँ हाँ और आपका आप देख रहे हैं वो ये, बहुत अंतर है हाँ है। ना। तो और भी जब हम बहुत प्योर साइंस में काम करते हैं, बिजनेस में हम इतना नहीं करते हैं, इतना डीप में नहीं जाते हैं। हाँ, ये तो नॉर्मलिटी नहीं शो कर रहा था, एजम्पशन को फॉलो नहीं कर रहा था, तो यहाँ तक के तो हम गए। जब हम प्योर साइंस में काम करेंगे तो हम बिल्कुल इसको स्ट्रेट लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें ओके प्रेसिजन चाहिए, ठीक है ना। चाहे वो फार्मास्यूटिकल कंपनी के काम हो, वहां भी बहुत प्रेसिजन चाहिए पड़ता है। तो है। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को, यस सर। है ना। हम मॉडल को कैसे ट्यून कर लिए, धनिया छिड़क दिया हम, ठीक है, ये हो गया काम। अब हमारा फाइनल मॉडल तो ये एग्जाम है ना, जिसमें फीको 2 भी आ गया। गॉट इट। अब हम ट्रेनिंग डेटा सेट पे आएंगे इवेल्युएट करने के लिए, ठीक है। ट्रेनिंग डेटा सेट में आप देखेंगे, टेस्ट डेटा सेट में से, ट्रेनिंग डेटा सेट से तो मॉडल बनाया। सर एक मिनट, एक क्वेश्चन है यहाँ पे। जैसे हम पहले जैसे आप बता रहे थे एक एक वेरिएबल को हम स्क्वायर करते जाएंगे, वैसे हमने फीको 2 का लेके फीको वाले उसको स्क्वायर किया था। हाँ, तो ये तो इसके पहले भी जो हमने जो स्क्वायर करके फिर हमने छोड़ दिए हैं, वो भी बना रहेगा क्या हमारे नहीं, एलडी? उसको हटा देंगे, इमीडिएट डेटा फ्रेम से नल करना है उसको। मतलब ऐसे हाँ, या तो नल करें या फिर माइनस करके यहाँ लिखें। हाँ मैं वही पूछ रही थी, माइनस करना है कि अच्छा माइनस माइनस कर दें, माइनस भी करके लिख सकते हैं, इंक्लूड ओके। नहीं करेगा ना उसको। हाँ तो वो आप पूछना नहीं था। हटाना चाहते तो माइनस करके लिखें। अच्छा ठीक है, हाँ हाँ ठीक। आप बताना चाहते हैं बाद में, आपने 2-3 फिट 1 कर दें, फिट 2 कर दें, फिट 3 मॉडल ऐसे नाम दे दें, किसी में हाँ कुछ स्क्वायर है, किसी में कुछ, और वो आप कंपेयर करना चाहते हैं। हाँ 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 गॉट इट। तो आप यस अलग अलग फिट 1, फिट 2, फिट 3, फिट 4, फिट 5 ऐसा दे सकते हैं नाम, अलग ठीक है। अलग। गॉट इट। ओके हम ठीक लोग है। ऐसा ही करते हैं, है ना। या फिट 1 दे दिया, उसके अंदर हम लोग फिट अंडरस्कोर करके लिख देते हैं, हमें समझ में आए कि किसके क्या किया हमने, इसमें क्या चीज है। फिट ओके अंडरस्कोर में फिर दूसरा लिख देते हैं, उससे हमें वो फिट अंडरस्कोर से समझ में आ जाता है, ये इसमें ये चेंज है मॉडल में, इसमें ये है, इसमें ये, या 1 या 2 3 4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक है। ओके अब ये तो हो गया, अब हमें इवेल्युएट करना है। अभी इवेल्यूशन नहीं होगा, इवेल्यूशन होगा टेस्ट डेटा के साथ, कि जो अननोन डेटा है, जो मॉडल को नहीं पता। अंडरस्टैंड। ट्रेनिंग डेटा से तो मॉडल बना था, हमने सर ट्रेनिंग डेटा से हमने एक प्रेडिक्शन भी लिया, उसी उसी क्वेश्चन है डेटा। यहाँ पे, जो हम ट्रेनिंग डेटा और टेस्ट में जो डेटा यूज करते हैं, हाँ, ये दोनों जब हमें डेटा मिलता है तो हम इसको पहले से डिवाइड कर लेते हैं क्या, कि हाँ, आधा हम पहले डिवाइड कर लेते हैं। ट्रेनिंग में लेंगे? हम उसमें 60 से 80% जो है ट्रेनिंग के लिए रखते हैं, रिमेनिंग हम लोग टेस्टिंग के लिए रखते हैं। यहाँ मैंने 70% जो है डेटा, मोस्टली मैं 70% रखता हूँ ट्रेनिंग में, और 30% टेस्टिंग के लिए रख देता हूँ। अच्छा, तो हमें कैसे पता चलेगा कि जो टेस्ट के लिए जो हमने डेटा रखा है दैट विल बी सफिशिएंट फॉर द मॉडल जो भी हम इवैल्यूएट कर रहे हैं? 70-30 का रेशियो रख लेना आप, जितना है उसका। भाई 60 to 80 रख सकते हैं आप ट्रेनिंग में, रिमेनिंग आप जैसे 60 रखा तो 40% आपका टेस्टिंग में चला जाएगा। अच्छा ठीक है। ये रहता है ना। ओके ऑटोमेटिक रिमेनिंग जो होता है वो टेस्टिंग में गया ना। हाँ, तो हम जब रैंडम पिक कर रहे हैं यहाँ पे जो रैंडम रैंडम रैंडम। अपन ने जब पार्टीशन किया था, रैंडम सैंपल फंक्शन यूज किया था ना। हाँ हाँ आप हाँ देखेंगे वीडियो तो समझ में आ जाएगा, ठीक हाँ है, याद। क्लियर। ओके अब हाँ। टेस्ट डेटा जो हमारे पास है उसमें फीको 2 नहीं है, कॉलम है क्या? नहीं है टेस्ट डेटा में है ही नहीं फीको 2 मेरे पास। क्या? तो अब क्या चाहिए मुझे, टेस्ट डेटा में फीको 2 कॉलम भी चाहिए, ठीक है। हम्म,
और भी कुछ एडजस्टमेंट चाहिए मुझे टेस्ट डेटा में? क्या चाहिए Okay. मैं बताता हूँ। हमने फीचर इंजीनियरिंग जो करी थी वो पार्टीशन के बाद करी थी। ये पार्टीशन किया था अपने डेटा में। अच्छा। ये सब फीचर इंजीनियरिंग मुझे टेस्ट डेटा में भी करना पड़ेगा क्या नहीं करना पड़ेगा? बताइए। करना पड़ेगा। देखते हैं टेस्ट डेटा में भी हम देखेंगे, ये सब फीचर इंजीनियरिंग करेंगे। अब फीचर इंजीनियरिंग में हमें क्या करना है? फीचर इंजीनियरिंग में हमें आउटलेयर्स जो हैं और मिसिंग वैल्यू, दो चीज पे काम किया था हमने, याद है? हाँ। फीचर इंजीनियरिंग में आउटलेयर और मिसिंग वैल्यू पे ट्रीटमेंट दिया था, तो सेम ट्रीटमेंट हमें टेस्ट डेटा में भी देना है। ओके। पर हम टेस्ट डेटा में जो पैरामीटर हमने यहाँ लिए थे ट्रेनिंग डेटा से वही यूज करेंगे। ओके। मतलब जो आउटलेयर की रेंज है वो हम टेस्ट डेटा पे अलग से नहीं निकालेंगे। हम ओके। ट्रेनिंग डेटा का जो आउटलेयर UL_AR, यही हम ट्रेनिंग डेटा सेट में भी इंप्लीमेंट करेंगे। अच्छा। गॉट इट? ठीक है। पॉइंट को ध्यान रखिएगा, नहीं तो आप टेस्ट डेटा में अलग से आउटलेयर्स निकालें। रेंज जो ULC और UCL और LCL जो लेंगे ना हम, वो ट्रेनिंग डेटा के ही लेंगे। अंडरस्टैंड? ओके। तो मैं ये उठा रहा हूं यहां से। अमाउंट रिक्वेस्टेड में हमने पहले किया था, सबसे पहला काम। हाँ। आउटलेयर्स में Ctrl+C किया, यहाँ लिखा हुआ है ऑलरेडी जरूरत नहीं है। ठीक है, प्री प्रोसेसिंग ऑफ टेस्ट डेटा। व्हाट इट? तो मैं पहले इधर आपको सम दिखा दूं कितना नल है, NA कितना है। NA 32 है भाई। तो मुझे यहाँ मॉडल तो बनाना नहीं है, इस डेटा से मॉडल थोड़ी बनाना है। टेस्ट डेटा से तो मॉडल तो बनूंगा, उसमें टेस्ट डेटा डालना है मुझे। पॉइंट समझ रहे हैं आप? या। तो मैं जो ओमिट है ओमिट ही कर दूं ना NA वाले। काय को लफड़े पड़े? आप चाहें तो भर सकते हैं, जो अपन ने वहां NA वैल्यू भरी थी वो वैल्यू से यहाँ भी भर सकते हैं उन कॉलम में। व्हाट इट? ओके। पर मैं ओमिट ही कर देता हूँ। 32 ऑब्जर्वेशन 750 में से 32 जाएंगे, फिर भी 700 से ज्यादा ही रहेंगे हमारे पास। ओके। 723। हाँ, अमाउंट रिक्वेस्टेड में मेरे पास आउटलायर्स थी। यदि नए डेटा में भी आउटलेयर आती हैं तो मैं उस आउटलेयर का भी जो फ्लोरिंग करूंगा या केपिंग करूंगा, वो टेस्ट डेटा की जो वैल्यू है उसी से केपिंग और फ्लोरिंग करूंगा। ठीक है ना? तो ULAR जो है मेरा आया था 33,500। व्हाट इट? दिख रहा है यहाँ? तो मैंने ULAR से यदि ज्यादा वैल्यू है तो ULAR हो जाए, बाकी वैसे की वैसे रहे टेस्ट डेटा। अंडरस्टैंड? या। तो ये मैं टेस्ट डेटा में भी ये काम करूंगा। ये मैंने रन कर दिया। मंथली इनकम का मैंने लॉग लिया था, वो याद है आपको? देखिएगा, अपन यहाँ पूरे चेक कराता हूँ। ये लिया था लॉग वैल्यू, क्या बोलते हैं? या। वही हमें टेस्ट डेटा में भी लॉग लेना पड़ेगा। सर तो हम जो अभी तक जो भी किया है, इंस्टेड ऑफ ट्रेन डेटा एलडी टेस्ट करके रखने से वही बाकी सारे वही चीजें रहेंगी, राइट? कुछ भी हाँ, तो फीचर इंजीनियरिंग पूरी करना पड़ेगी, फीचर रैंगलिंग नहीं करना पड़ेगी। डेटा रैंगलिंग में नहीं है मुझे। दो क्या नहीं चीजें थी। करना पड़ेगा? देखिए, दो चीजें थी। हमने एक तो हमने पूरे डेटा पे काम किया था जिसको हम बोलते थे डेटा रैंगलिंग। अच्छा।
डेटा रैंगलिंग पे तो कंबाइंड डेटा पे काम था पूरा, जो हमने न्यूमरिक में कन्वर्ट किया था, परसेंटेज का साइन हटाया था। हाँ ये तो पूरे डेटा पे हो गया था ट्रेनिंग और राइट। टेस्ट में। हाँ तो इनमें तो हमें ये चीजें करने की जरूरत नहीं है, हमें रैंगलिंग। ओके हमें फीचर इंजीनियरिंग करने की जरूरत है। फीचर इंजीनियरिंग पार्टीशन के बाद होती है। ओके जब पार्टीशन हो गया था उसके बाद देखिएगा, मैंने यहाँ लिखा हुआ है बकायदा फीचर इंजीनियरिंग। ये हाँ पार्टीशन, ओके ये दो पार्ट में डिवाइड किया डेटा को ट्रेन टेस्ट में। फिर आपने फीचर इंजीनियरिंग करी, हाँ तो फीचर इंजीनियरिंग टेस्ट डेटा में करना जरूरी है। ओके ठीक है, ठीक है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट काम है, ये मैं हमने बोल कर दिया। हम फीचर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, ये भी तो ऑलमोस्ट जैसे जो जो एलडी ट्रेन के लिए किया था हाँ हाँ सेम हम वही करेंगे, बट नाम यहाँ पे एलडी टेस्ट का रहेगा। हाँ, एलडी टेस्ट डेटा हमारा, एलडी टेस्ट हाँ ओके है ना, ठीक। टेस्ट डेटा में करना है, पर पैरामीटर हम ट्रेनिंग के यूज करेंगे, हाँ ठीक है। जैसे यूएल एलएल वगैरह हमने ट्रेनिंग के यूज किए। हाँ हाँ ओके अब इसके बाद हमने क्या, इसको आउटलेयर भी देखे थे क्या, मंथली इनकम में देखता हूँ मैं। ये आउटलेयर है ना, ओके तो यही मैं खाली क्या कॉपी पेस्ट करो और ट्रेनिंग की जगह टेस्ट लिख दो। ठीक है, ओके यहाँ ट्रेनिंग था, यहाँ मैंने टेस्ट लिख दिया ना। ठीक है, हाँ ठीक है, यही क्वेश्चन। अब बहुत सिंपल है, ये कर दिया, ये कर दिया। फिर रिवॉल्विंग वेरियस का मैंने क्यूब रूट फंक्शन लिया था कि नहीं लिया था, याद होगा आपको, है ना। तो मैंने क्यूब रूट फंक्शन लिया, फिर उसके बाद रिवॉल्विंग वैलेंस का यूएल आरसी है हमारे पास, वो लिया। फिर फीको, फीको में भी था, या फीको में, हाँ फीको में था 807, है ना, यहाँ दिख रहा है आपको, या वो भी कर लिया मैंने। अब मैंने फीको स्क्वायर जो बनाया था लास्ट में, अभी अपन या फीको 2, वो भी या ऐड करना पड़ेगा ना टेस्ट में, हाँ नहीं तो मना कर देगा, मॉडल को वेरिएबल नहीं मिलेगा तो डिनाई कर देगा, यार मैं नहीं प्रेडिक्ट कर पाऊंगा हाँ क्योंकि एक वेरिएबल कम, ओके तो ये वेरिएबल भी उसमें डालना पड़ेगा। तो अभी जो वेरिएबल है टेस्ट में कितने हैं, 17 हैं, जबकि ट्रेनिंग में 18 हैं, क्योंकि फीको 2 जोड़ चुके थे अपन ट्रेनिंग में। या ठीक है। तो मैं या ये ऐड करूंगा तो यहाँ 18 हो जाएंगे, देखिएगा अभी 18 हाँ हो गया 18 हाँ हो ऊपर, गया। या ये हो गया। अब मैं इवेल्युएट करूंगा, ओके ठीक है, हम्म प्रिडिक्ट कर, तो आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं, आप आरएमएसी निकाल सकते हैं, ये आरएमएससी क्या है? रूट मीन स्क्वायर एरर। ओके हाँ रूट मीन स्क्वायर एरर हाँ हम ट्रेनिंग पे देखेंगे और टेस्टिंग में दोनों का रूट मीन स्क्वायर एरर निकालेंगे, ओके ठीक है। और इन दोनों को आर स्क्वायर, तो जब हमने ट्रेनिंग डेटा सेट पे मॉडल बनाया ना, उस मॉडल के एक्यूरेसी को डिसाइड करता है कि कितना इन्फ्लुएंस कर रहा है वो, राइट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कितना इन्फ्लुएंस कर रहे हैं टारगेट वेरिएबल, है या ना। वो तो मॉडल आर स्क्वायर हमें टेस्ट डेटा में थोड़ी मिलना है, क्योंकि यहाँ मॉडल थोड़ी बना रहे हैं हम, तो ये डेटा मॉडल में डाला है, और ये या डेटा मॉडल में डाला है, तो हमें इसके प्रेडिक्शन जो मिले हैं वो क्या मिले हैं वो देखना है। ओके तो ये प्रेडिक्ट फंक्शन हमारा जो होता है ना, प्रेडिक्ट पिछले बार भी लिया था ट्रेनिंग में भी, हाँ या फिट मॉडल है, न्यू डेटा एलडी ट्रेन की जगह मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे एलडी टेस्ट, देखिएगा ये वाला, हाँ हाँ या मैं आपको ये बता देता हूँ। तो मैं इसका कुछ नाम रख देता हूँ, है ना, नहीं तो बहुत सारा प्रिंट करेगा नीचे ही आपको समझाने के लिए। मैं प्रेडिक्ट अंडरस्कोर टेस्ट कर देता हूँ, गॉट इट, ओके समझिएगा इसको। तो यहाँ प्रेडिक्ट फिट कॉमा न्यू डेटा एलडी अंडरस्कोर टेस्ट, गॉट इट। या अब मैं आपको पहले एक्चुअल बताता हूँ, एक्चुअल यानी एलडी अंडरस्कोर टेस्ट
हेड हेड ले रहा हूँ, हेड ले रहा हूँ, छह ऑब्जर्वेशन लूंगा, हेड ऑफ पूरे आ जाएंगे नहीं तो। डॉलर इंटरेस्ट रेट, ये मेरा एक्चुअल है ना, या अंडरस्टैंड? या ये मैंने हेड दिया, ये मेरे एक्चुअल इंटरेस्ट रेट है शुरू के 6 ऑब्जर्वेशंस के। अब मैं Yeah. प्रिडिक्टेड देखता हूँ। हेड, ठीक है। ठीक है। मतलब पहला ऑब्जर्वेशन का टेस्ट डेटा में 8.90% है इंटरेस्ट रेट एक्चुअल, मेरा प्रेडिक्शन कर रहा है मॉडल 10.70, दूसरे का 11.71 है, मेरा मॉडल कह रहा है 12.49 होना चाहिए। यहाँ 7.90 है, मेरा मॉडल बोलता नहीं 9.89 होना चाहिए। यहाँ 7.90 है, मॉडल बोलता है 8.06 होना चाहिए। यहाँ 21 है, मॉडल बोलता नहीं 19.50 होना चाहिए। यहाँ 7.90 है, मॉडल बोलता नहीं 9.32 होना चाहिए। Got it? ओके। ये अब मैं क्या कर रहा हूँ, जब इवेल्युएट करते हैं हम तो हम टेस्ट डेटा से करते हैं। ट्रेनिंग डेटा का आरएमएसी देखेंगे और टेस्ट डेटा का आरएमएसी देखेंगे, रूट मीन स्क्वायर एरर। और रूट मीन स्क्वायर का रेंज जो होता है वो इन्फिनाइट होता है, 0 से क्या होता है इन्फिनिट। हम कोई जैसे आर स्क्वायर था तो 0 से 1 है, तो 1 के करीब है तो बहुत अच्छा माना जाता है, पता चल गया था ट्रेनिंग डेटा सेट में मॉडल का। तो पर रूट मीन स्क्वायर एरर से हम के फिर दोनों के चाहिए आरएमएसी, दोनों को कंपेयर कर पाए। यदि डिफरेंस कम आया आरएमएसी में तो अच्छा मॉडल, अच्छा। या इसलिए दोनों का आरएमएसी देखते हैं। क्लियर हो So, गया? हमें कितना डिफरेंस रहेगा तो हम लाइक रिजेक्ट करेंगे? लाइक 5% के लगभग होना चाहिए डिफरेंस। 5%? अच्छा, हाँ 5 to 10% रहेगा कि सिर्फ 5% ही हाँ, रहेगा? 5 to 10%, मतलब जितना कम परसेंटेज रहेगा उतना अच्छा है। यदि 5% से कम है तो बहुत ही अच्छा है आपका मॉडल। ओके। मतलब कि एक्सेप्टेबल कितना रहेगा, मैं वो पूछ रही हम थी। लोग 5% के अंदर होता है तो अच्छा मानते हैं, अच्छा ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि 5% से ज्यादा यदि आरएमएसी में डिफरेंस आ रहा है तो फिर ऑर्डर मॉडल जो है ओवरफिट है। ट्रेनिंग डेटा पे तो अच्छा दे रहे हैं, टेस्टिंग पे नहीं दे रहे, अच्छा हाँ ठीक है, ओके गॉट इट। है ना, ठीक, ओवरफिटिंग मानते हैं। ठीक है। तो आरएमएसी का जो फॉर्मूला है वो वही है कि आपको एक बार फॉर्मूला लिख के बता देता हूँ। थोड़ा सा क्लास आज लंबा जा रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, मुझे नहीं है, फणी को प्रॉब्लम तो कोई नहीं एक तो गया ना शायद। है। अच्छा, संगीता चली गई है। संगीता को काम होगा, चलिए ठीक है, अपन तो ये खत्म करेंगे आज आरएमएसी वाला पार्ट तो, है ना। ठीक है। ओके। फ्लो फिर कल बनाने में टाइम लगेगा इसको, ये एंड ओके चीज है तो एंड तो समझा ही दूंगा मैं। ठीक है। देखिएगा, आरएमएसी होता है y माइनस वाई के, इसका स्क्वायर फुल समेशन डिवाइडेड बाय n देन स्क्वायर रूट। ये बताया था मैंने पहले भी। या ये आरएमएस रूट मीन स्क्वायर या एरर का स्क्वायर किया, एरर का ये एरर है इसका स्क्वायर किया हाँ और फिर इसको समेशन करके n से डिवाइड किया, मतलब मीन हो गया, ओके। और और फिर उसका इसका रूट ले लिया। ओके ऑसम, ठीक है। क्लियर हो गया? या ठीक है। याद रहेगा। तो ये आरएमएसी में भी मैंने क्या किया, y एक्चुअल y इंटरेस्ट रेट है कि नहीं, ओके। और ये y कैप है कि नहीं, प्रेडिक्टेड मैंने लिख दिया है, प्रेडिक्ट फंक्शन यूज कर लिया ना। हाँ ये प्रेडिक्शन, मैं या तो प्रेडिक्ट टेस्ट लिख दूं या प्रेडिक्ट अंडरस्कोर ट्रेंड लिख दूं जो मैंने लिया था पहले, या या मैं पूरा ही ये फंक्शन या लिख दूं, एक ही बात है, चाहे इस साइड का लिखूं चाहे इस साइड का लिखूं, दोनों तो इक्वल है ना। या तो मैंने यही लिख दिया, ठीक है। डबल स्टिक करके 2 किया, ये ब्रैकेट यहाँ से यहाँ बंद हुए, ये वाला ब्रैकेट यहाँ बंद हुआ है, व्हाट इट, या इसका स्क्वायर कर लिया, अच्छा, y माइनस वाई के का स्क्वायर। स्क्वायर, ओके और फिर मैंने इसका मीन ले लिया, ओके मतलब ये समीशन, ये मीन हो गया। मीन क्या होता है, ये हुआ
हाँ। इस डिफरेंस का समेशन करके n से डिवाइड किया होगा ऐसा, तभी तो मीन निकला। Yeah. गॉट इट? Yeah. फिर इसका क्या किया, पाइप 2 करके स्क्वायर रूट कर दिया। ओके। देखा है स्क्वायर रूट, जो मीन आया मेरे पास, ये जो आया, ये पूरी वैल्यू आई। इस Yeah. वैल्यू का मैंने बाद में स्क्वायर रूट कर लिया। कोई कंफ्यूजन भाई यहाँ? नहीं। फाइनेंस नहीं है ना? ये मैंने किया ट्रेनिंग डेटा के साथ, सेम चीज मैंने करी टेस्ट डेटा के साथ। नीचे दिख रहा है? हाँ। अब देखते हैं दोनों को करके ओके। क्या वैल्यू आती है। ठीक है। वन 1.85 और 1.94 आ रही है, तो दैट मींस 8.08 के करीब आ रही है। बहुत कम है, हाँ, एक्सेप्टेबल, एक्सेप्टेड है बिल्कुल। है ना? ओवरफिट नहीं जा रहा है मॉडल। हाँ, यदि 2 पॉइंट समथिंग होता या यहाँ तो 0.080 कुछ आ रहा है ना? Yeah. क्लियर? यस सर। तो ये हमारा मॉडल अच्छा है, ठीक है, और इसको आप प्रैक्टिकल यूज में लेंगे। गॉट इट? ओके। अब कल मैं कुछ एक चीज और बताऊंगा। ऑप्टिमाइज द मॉडल मैंने पहले ही कर दिया, फिगर स्क्वायर लेके। ओके। रिमूविंग ऑब्जर्वेशन हैविंग आउटलायर्स, ऑब्जर्वेशन नहीं प्रेडिक्शंस, तो उसको अपन रिमूव कर सकते हैं चाहे तो, पर उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है ना, वो प्रेडिक्शन है। ठीक। तो ये अपना हो गया पूरा कंप्लीट। इस तरीके से हम लोग मॉडल को ट्यून करते हैं, रीट्यून करते हैं और फिनिश करते हैं। ठीक है, ओके सर। तो समझ में आ गया ओवरऑल। अब देखिए, एक आपको मशीन लर्निंग समझ में आ गई ना, बाकी मशीन लर्निंग बहुत फास्ट होंगे। क्लियर? ओके सर। एक आपको समझ में आ गया तो बाकी के बहुत फास्ट हो जाएंगे, दिक्कत नहीं जाएगी आपको, क्योंकि आपको कंसेप्ट समझ में आ गया क्या होता है, RMSE हुआ जो भी है ना? ठीक है। तो कल तो सेशन है नहीं शायद अपना, हाँ, कल नहीं, परसों होगा। परसों है। परसों अपन नेक्स्ट चालू करेंगे लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ठीक है? नेक्स्ट एल्गोरिथम, वो क्लासिफिकेशन के लिए होता है, वो अपन देखेंगे परसों उसको। तो यहाँ तो आपको कंसेप्ट समझ में आ गया, इसको एक बार करिएगा जरूर, ओके है ना? सर। यस जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा। ओके सर, प्लीज वीडियो अपलोड कर दीजिएगा। हाँ, आज मैंने पिछले तो सब कर दिए हैं, ये वाला भी अभी कर दूंगा मैं, कर ठीक है? दीजिए। मैंने वो भी डेटा सेट भी डाल दिया है, स्क्रिप्ट भी डाल दी है, ठीक है? Yeah. और कोई इशू हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, है ना? ठीक है मतलब कुछ चीज कम ज्यादा हो वहाँ तो वैसे मैंने डाल दिया, लोन डेटा सेट भी डाल दिया, ठीक है? ओके सर। सब मैंने कर दिया। ओके, हैव ए नाइस डे। थैंक यू, यू टू। यस थैंक यू।